हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर क्या है, वैद्युत सेल क्या होता है और कुछ परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं पर आधारित एक डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे एक लास्ट इस चैप्टर का डेरिवेशन है, हम लोग उसको देखेंगे। तो है क्या वैद्युत सेल। देखो वैद्युत सेल होता क्या है। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। बात समझ में आ रहा है। यानी वैद्युत सेल हम लोग किसे कह सकते हैं, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके कारण वैद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार क्या है, होता रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। तो वैद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं। ठीक है, अभी वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। यानी एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, होता ये है कि बात आती है प्राथमिक सेल क्या होता है और बात आती है द्वितीयक सेल क्या होता है। तो प्राथमिक सेल को हम लोग पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी प्राथमिक सेल को दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। एक बार अगर यूज हो जाएगा तो उसको हम लोग फेंक देंगे, उसको दोबारा हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। वही लिखा गया है, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आए, जैसे शुक्र सेल या डेनियल सेल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते हैं कि सर ये शुक्र सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है। ठीक है, मैंने ये कहा कि वैद्युत सेल वह युक्ति होती है जिसके द्वारा क्या होता है, वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह निरंतर होता रहता है। ठीक है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है, वो तो वैद्युत सेल कहलाता है। बात आती है प्राथमिक सेल क्या होता है। तो प्राथमिक सेल ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित मतलब होता है कि उन्हें फिर से आप चार्ज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया। वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। जैसे शुक्र सेल, डेनियल सेल। शुक्र सेल, डेनियल सेल क्या होता है, जैसे घड़ी, आपके घर में घड़ी होगी तो घड़ी के पीछे जो सेल लगता है वो सब शुक्र सेल में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा। आपके टीवी का जो रिमोट होता है, रिमोट में जो सेल लगा होता है वो सब किस में आता है, प्राथमिक सेल में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा कभी देखा है क्या कि आपकी घड़ी का सेल ख़त्म हो जाए, आप उसको किस तरह ठीक करके फिर से लगा लो या चार्ज करके फिर से लगा लो, ऐसा तो होता नहीं है। अगर एक बार यूज हो गया तो उसको फेंक देते हो, फिर मार्केट पर जाते हो, मार्केट से दूसरा सेल ले आते हो, फिर लगा देते हो, फिर घड़ी आपकी चलने लगती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक सेल। ठीक है, और जिन सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी जिन सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं। जैसे सीसा सेल हो गया, अन्य विद्युत अपघटनी सेल हो गया। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, विद्युत अपघटनी सेल पढ़े होंगे कि दो इलेक्ट्रोड रॉड लगा दिया जाता है और एक विलयन लिया जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं और दो इलेक्ट्रोड रॉड होता है, उसमें से बैटरी को जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो इसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घर में एक इन्वर्टर होता है जिसको हम लोग कन्वर्टर भी कहते हैं, तो उसमें उसकी जो लगी हुई बैटरी होती है उसको हम लोग फिर से चार्ज कर सकते हैं। बोलो बात सही है ना। तो वो सब किस में आता है, विद्युत अपघटनी सेल में आता है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, द्वितीयक सेल। तो क्या समझे हम लोग, वैद्युत सेल क्या होता है, वह युक्ति होती है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, वैद्युत सेल कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल शुक्र सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, यानी जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, घड़ी वाले सेल, रिमोट वाले सेल, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, यानी दोबारा इनको यूज नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक सेल क्या होता है, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, इन्हें पुनः चार्ज करके हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया सीसा सेल हो गया, अन्य विद्युत अपघटनी सेल हो गया। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस पार्ट की ओर। ठीक है, देखो इसमें तीन बातें लिखी गई हैं, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और विभव पतन। देखो अगर एक कूलाम आवेश को हम संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करें, मान लो कोई परिपथ है क्या है, कोई परिपथ है, इस परिपथ में अगर हम लोग एक कूलाम आवेश, क्या एक कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में, यानी पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित कर दें, जब प्रवाहित करेंगे तो जो सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। बात समझ में आया। जैसे मान लो ये क्या एक प्रकार का आपका परिपथ है,
इस परिपथ में 1 कूलाम आवेश लाकर पूरी तरह इसको इसमें प्रवाहित कर दे रहे हैं। जब प्रवाहित करेंगे तो जिस सेल के द्वारा प्रवाहित किया जाएगा उस सेल के द्वारा दी गई इसमें जो ऊर्जा होगी वही कहलाएगी क्या अपनी विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है W अपॉन क्यू। क्यू क्या होता है? जो परिपथ को आवेश दे रहे हो। W होता है क्या? जो ऊर्जा होती है। टोटल मतलब होता है कुल, संपूर्ण परिपथ में जब ऊर्जा दोगे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही लिखा है W टोटल अपॉन क्यू। बात समझ में आ गया यहाँ पर? क्या 1 कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने पर, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने पर जब प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ से मतलब एनर्जी दी जाएगी। तो वही लिखा गया क्या? W टोटल। W मतलब हो गया कार्य यानी ऊर्जा, टोटल मतलब हो गया संपूर्ण यानी कुल, और Q क्या हो गया हमारा? 1 कूलाम आवेश हो गया। तो E बराबर क्या होगा? W टोटल अपॉन Q। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल और अपॉन में है तो हो गया अपॉन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, अगर वही 1 कूलाम आवेश को बाह्य परिपथ में दें, अब संपूर्ण में मत दें, बाह्य परिपथ में दे दें, तो सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगी। देखो यहाँ भी 1 कूलाम आवेश, यहाँ भी 1 कूलाम आवेश, यहाँ भी 1 कूलाम आवेश। अंतर किसका है? विद्युत वाहक बल में संपूर्ण परिपथ में दोगे, टर्मिनल विभवांतर में बाह्य परिपथ में दोगे, विभव पतन में आंतरिक परिपथ में दोगे, और इसके द्वारा दी गई ऊर्जा वो विद्युत वाहक बल कहलाएगी, इसके द्वारा दी गई ऊर्जा टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा, इसके द्वारा जो दी गई ऊर्जा वो क्या कहलाएगा? विभव पतन कहलाएगा। इसलिए साथ साथ लिखा गया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बात समझ में आया? टर्मिनल विभवांतर को VC नोट कैपिटल VC नोट करते हैं। इसमें क्या बाह्य परिपथ दे रहे हो, इसलिए लिखा गया WEX। EX मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब होता है बाहरी हिस्सा, इसलिए WEX अपॉन क्यू लिखा गया। मात्रक जूल प्रति कूलाम वोल्ट दोनों ही होगा। विभवपतन को स्मॉल VC नोट करते हैं, ये होता है WIN मतलब होता है इंटरनल मतलब होता है आंतरिक भीतरी हिस्से में। ठीक है, तो W मतलब हो गया कार्य जो ऊर्जा दे रहे हैं, अपॉन क्यू मतलब जो आवेश को हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, मात्रक वही होगा। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, बात समझ में। विद्युत वाहक बल क्या होता है? 1 कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में दोगे तो जो सेल द्वारा जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो कहलाएगी विद्युत वाहक बल। अगला क्या है आपका? टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? जब 1 कूलाम आवेश को बाह्य परिपथ में दोगे तो होता ये है कि उससे सेल के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? टर्मिनल विभवांतर। विभवपतन क्या होता है? जब उसी 1 कूलाम आवेश को क्या करोगे? परिपथ के आंतरिक हिस्से में अगर प्रवाहित करोगे या दोगे तो होता क्या है? जो ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? विभव पतन बोलते हैं। सबका मात्रक सेम है, इनका एक फॉर्मूला लिखा गया। अब इन्हीं के आधार पर एक डेरिवेशन है जिसको हम लोग अच्छे तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम चर्चा बात करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। क्या है? विद्युत वाहक बल तब विभवांतर में संबंध। ठीक है, हमको विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। चले तो देखो बहुत आसान तरीका बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने 3 भाषा पढ़ा, विद्युत वाहक बल पढ़ा, टर्मिनल विभवांतर पढ़ा और विभव पतन पढ़ा। उन्हीं तीनों परिभाषा से हम लोग 3 समीकरण बनाएंगे और तीनों समीकरण से हम लोग माध्यम से इनको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। विद्युत वाहक बल की परिभाषा से क्या पढ़ा अभी लिखा था आपने, इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं। E बराबर W, यहाँ पर क्या था? टोटल अपॉन क्यू, यही था ना। यहाँ से W निकाल लो, यहाँ से अगर हम लोग W निकालते हैं तो W टोटल कितना आ जाएगा? W टोटल बराबर ये नीचे क्यू भाग में ऊपर आएगा तो गुणा में क्या जाएगा? Q इंटू कैपिटल E। समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं? 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा से। टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा से अब क्या लिखते हैं? इसको हम लोग कैपिटल V से नोट करते थे, तो V बराबर क्या था? WEX था, यानी बाहरी हिस्से में देते थे हम लोग। ठीक है, आवेश को अपॉन क्या आएगा यहाँ पर? Q। और यहाँ से WEX निकाल लो, कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा Q इंटू कैपिटल V। समीकरण नंबर कितना हो गया?
2 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब लिखते हैं किसके, विभव पतन की परिभाषा से, विभव पतन की परिभाषा से। तो यहाँ पर क्या था, स्मॉल v था, ये था w, यहाँ पर in था, इंटरनल था, अपॉन q था। यहाँ से wi n निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये विन नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, नहीं तो विन समझ जाइए। तो यहाँ पर नहीं, ये छोटा सा फिक्स में है, छोटा सा, ठीक है, इन, तो जा q इंटू वी, समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ भी W निकला, यहाँ भी W का, यहाँ भी निकला। जब सब जगह W निकलता है तो हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से ना, यहाँ पर क्या लग जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और जब सब जगह Q Q Q होता है तो आवेश संरक्षण नियम लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, पता ही आप लोगों को क्या होता है। यहाँ से W टोटल क्या है, W टोटल बराबर क्या है, WEX और WIN, यही होता है ना। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, कुल ऊर्जा बराबर आंतरिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा प्लस आंतरिक ऊर्जा, एक होता है कुल ऊर्जा के। W टोटल का मान रख दो, QE बराबर WEX का मान रख दो, QV, इसका मान रखोगे Q स्मॉल v। देखो यहाँ पर QE है ही है, यहाँ से Q कॉमन ले लें तो बचा V और प्लस स्मॉल v, Q से V कैंसिल हो गया, E बराबर आया V और प्लस V। और हम सभी लोग जानते हैं तो ये V को लिख सकते हो I इंटू R, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। जो स्मॉल v है इसको लिखा जा सकता है I इंटू R ओम के नियम से। तो आ गया I इंटू, इसको इस तरह लिख दिया जा रहा है I इंटू R। तो देखो ये विद्युत वाहक बल हो गया, ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया, दोनों क्या हो गया, संबंध हो गया। तो ये हो गया छोटा सा आपका डेरिवेशन, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।